हेलो साथियों, नमस्कार। पीओ ऑनलाइन क्लास में हमने पिछले वीडियो में विशेषण का जो पार्ट 5 है इसमें उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इन अवस्थाओं को पढ़ेंगे अपन। एक है मूलावस्था। मूलावस्था विशेषण का जो मूल रूप होता है, विशेषण का मूल रूप ही मूलावस्था होती है। कैसे कि किसी संज्ञा और सर्वनाम की किसी से कोई तुलना नहीं होगी। ऐसी अवस्था जिसमें हम किसी से तुलना नहीं करेंगे। जैसे मैं आज शब्द लिख रहा हूं, एक आप उसे ध्यान से समझना कि राम होशियार है। ये जो वाक्य है राम होशियार है, ये मूलावस्था में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अन्य किसी से भी तुलना नहीं हो रही है। राम जो संज्ञा है इसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, इसी का ये मूलावस्था है। दूसरी है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें हम 2 संज्ञा व सर्वनाम से तुलना कर सकते हैं। 2 संज्ञा व सर्वनाम की परस्पर तुलना, दोनों संज्ञा व सर्वनाम की तुलना करेंगे। और एक दूसरा इसमें है से शब्द, विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग होगा। कैसे होगा? 2 संज्ञा और सर्वनाम की तुलना। यहां मैंने पहले लिखा राम होशियार है, ये मूलावस्था है क्योंकि किसी से अन्य से इसकी तुलना नहीं हो रही है। दूसरा मैं यहां वाक्य लिख रहा हूं राम श्याम से होशियार है। राम श्याम से होशियार है, यानी 2 संज्ञाओं से परस्पर तुलना हो रही है। और दूसरी चीज यहां है, इसमें से शब्द का प्रयोग हो रहा है, विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसी का यहां होगी उत्तरावस्था। एक बात ध्यान रखें, आगे अपन इसकी सारणी के अनुसार पढ़ेंगे, उसमें इसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होगा, तर प्रत्यय लगेगा। अगर हम शब्द में पढ़ते हैं तो तर प्रत्यय लगेगा, अगर हम वाक्य में पढ़ेंगे तो विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग होगा और 2 संज्ञाएं सर्वनाम की परस्पर तुलना होगी, वहां उत्तरावस्था होगी। तीसरी अवस्था है उत्तमा अवस्था। इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग होगा और संज्ञा व सर्वनाम की सभी से तुलना होगी और सबसे शब्द का प्रयोग होगा। विशेषण से पहले है जो सबसे शब्द का प्रयोग होगा और संज्ञा और सर्वनाम की सभी से तुलना होगी। कैसे होगी? मैं यहां लिख रहा हूं कि राम सभी से होशियार है या सबसे होशियार है। राम सबसे होशियार है। अब यहां जो संज्ञा राम है इसकी तुलना सभी से हो रही है, सबसे। राम सबसे होशियार है, तो ये जो सबसे शब्द हैं ये विशेषण से पहले आया है, तो यहां पर उत्तमा अवस्था होगी। ध्यान रहे, इन अवस्था को अपन एक शॉर्टकट से पढ़ते हैं। जैसे मूलावस्था किसी से कोई तुलना नहीं, उत्तरावस्था 2 संज्ञा सर्वनाम से परस्पर तुलना और उत्तमावस्था संज्ञा सर्वनाम की सभी से तुलना। किसी से तुलना नहीं, 2 से तुलना और सभी से तुलना। एक विशेषण का मूल रूप होता है जिसे हम मूलावस्था कहते हैं। दूसरा उत्तरावस्था, 2 संज्ञा सर्वनाम की परस्पर तुलना करेंगे और तर प्रत्यय का प्रयोग होगा। और दूसरी चीज है विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरी उत्तमा अवस्था, संज्ञा व सर्वनाम की सभी से तुलना होगी और तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। तम प्रत्यय का प्रयोग होगा और अगर हम उसका वाक्य बढ़ाएंगे तो विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है कि राम सबसे होशियार है। होशियार विशेषण शब्द है और विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहां उत्तमा अवस्था होती है। तो विशेषण की जो 3 अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इन अवस्थाओं को अब हम शब्दों के द्वारा इस सारणी से समझेंगे।
यहां मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। एक बात यहां मैं आपको अलग से बताना चाहूंगा कि उत्तरावस्था में हमेशा अपादान कारक होगा। ये जो उत्तरावस्था है, यहां अपन कारकों में अलग भी पढ़ेंगे। उत्तरावस्था में अपादान होगा और उत्तमावस्था में अधिकरण कारक होगा। कारकों की जब हम क्लास शुरू करेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि उत्तमा जो अवस्था है इसमें अधिकरण कारक होगा और उत्तरावस्था में अपादान कारक होगा। अब शब्दों के माध्यम से अगर देखें तो मैं यहां लिख रहा हूं एक अच्छा। तर प्रत्यय यहां लगेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ये लिखूं या अच्छा तर, तो ये कोई शब्द है ही नहीं। हिंदी शब्द को उसमें अच्छा तर का कोई शब्द नहीं है। तो अच्छा से अच्छा, अपने उत्तरावस्था में क्या पढ़ा था, विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर उत्तरावस्था होगा। और सबसे अच्छा, विशेषण से पहले सबसे उत्तमावस्था होगी। कुछ और भी वाक्य है जैसे निम्न, निम्नतर, निम्नतम, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, निम्न से निम्न और सबसे निम्न, ये भी लिख सकते हैं, से निम्न, सबसे निम्न। मूल अवस्था निम्न, यानी जो मूल विशेषण का मूल रूप है, जो शब्द है वो है निम्न। निम्न से अपने बनाए निम्नतर, इसमें तर प्रत्यय लगा है तो उत्तरावस्था होगी। और निम्नतम, इसमें तम प्रत्यय लगा है तो उत्तमावस्था होगी। अगला शब्द है उच्च, उच्च से उच्चतर, उच्चतम, ऐसे भी लिख सकता है, उच्च से उच्च, सबसे उच्च। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। निकट, निकटतर, निकटतम। ऐसे कई शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य है उत्तरावस्था में हमेशा तर प्रत्यय का प्रयोग होगा और से शब्द का प्रयोग होगा। विशेषण से पहले से होना चाहिए और दो संज्ञा और सर्वनाम से तुलना होनी चाहिए। तीसरा जो है वो उत्तमावस्था है, उसमें सबसे शब्द का प्रयोग होगा, विशेषण से पहले सबसे शब्द और तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब हम इनको वाक्य के अनुसार पढ़ेंगे कि वाक्य में अवस्थाएं कैसे ज्ञात करते हैं, अवस्थाओं को कैसे समझेंगे वाक्य। ये तो हम तर प्रत्यय लगा दिए, जैसे उच्च से उत्तर लगा दिया तो उच्चतर, तम लगा दिया तो उच्चतम। अब हम वाक्य के अनुसार पढ़ेंगे कि कैसे वाक्य में। वही वाक्य लिखा है मैंने, राम होशियार है। इसमें राम जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसकी किसी अन्य से तुलना नहीं होने के कारण यहां पर मूला अवस्था है, यानी ये मूल विशेषण का मूल रूप है, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है। दूसरा मैंने वाक्य लिखा है कि राम श्याम से होशियार है। एक तो इसमें क्या आ रहा है कि दो संज्ञाओं की परस्पर तुलना हो रही है। दूसरी चीज है विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब इसमें उत्तरावस्था है। राम और श्याम दोनों संज्ञाओं की परस्पर तुलना हो रही है। दूसरा, विशेषण से पहले से शब्द का प्रयोग हो रहा है। तीसरी जो अवस्था है उत्तमावस्था, राम सबसे होशियार है। राम सबसे होशियार है, यहां पर संज्ञा और सर्वनाम एक है, लेकिन इसकी जो तुलना हो रही है वो सभी से हो रही है। राम सबसे होशियार है। एक तो ये कि राम की तुलना सबसे हो रही है, दूसरा यह है विशेषण से पहले जो शब्द है वो है सबसे। सबसे शब्द का प्रयोग उत्तमावस्था में होता है, से शब्द का प्रयोग उत्तरावस्था में होता है, और मूल रूप विशेषण का जो मूल रूप है वो होता है मूलावस्था में। ये थी अपनी विशेषण की तीन अवस्थाएं। आगे का इसी से संबंधित टॉपिक है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण की अवस्थाएं हो गई। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है विशेष, इसी में से विशेषण का ही भाग है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। वाक्य में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। क्या होती हैं? ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे कर्ता, कर्म और क्रिया। ये अपन वाक्य का जब
पार्ट पढ़ेंगे उसी में ये वापस पढ़ेंगे, लेकिन जो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है, ये विशेषण के जो अलग पार्ट है, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। विशेषण के प्रकारों को छोड़ करके इन्हीं में से सवाल पूछे जा सकते हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, ध्यान से सुनना। वाक्य का जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, और कर्म और क्रिया है वो होती हैं विधेय। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता ही उद्देश्य होता है, और पीछे बची कर्म और क्रिया ये दोनों होती हैं विधेय। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। पढ़ना हो गई क्रिया, बालक हो गया कर्ता। कर्ता उद्देश्य, कर्ता को हम उद्देश्य कह सकते हैं क्योंकि वाक्य में जो प्रयुक्त करता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं, और पीछे जो कर्म और क्रिया है उन्हें हम विधेय का नाम देंगे। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य विशेषण क्या है। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, अगर वहां पर कर्ता की विशेषता बताई जा रही है, कर्ता की विशेषता बताई जा रही है तो उद्देश्य विशेषण, और विधेय की कर्म और क्रिया की विशेषता बताए वो तो क्रिया विशेषण में चला जाएगा। लेकिन कर्म से पहले अगर कोई विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो है विधेय विशेषण। जैसे अपन पढ़ता, मैं यहां लिख रहा हूं कि बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य को ध्यान से समझना है। बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, बालक कर्ता उद्देश्य हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया, पुस्तक कर्म हो गया। अब देखो यहां ध्यान देने योग्य है कि कर्म और क्रिया तो दोनों विधेय होगा, और कर्ता होगा उसे हम उद्देश्य कहेंगे। कर्ता से पहले शब्द क्या आया है? बुद्धिमान, यानी इस बालक की विशेषता बताई जा रही है, इस कर्ता की विशेषता बताई जा रही है, इस उद्देश्य की विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो ये जो बुद्धिमान शब्द है ये हमारा होगा उद्देश्य विशेषण। ये जो शब्द है वो है उद्देश्य विशेषण। बालक कर्ता है, कर्ता को हम उद्देश्य कह सकते हैं, या वाक्य में जो कर्ता है वही उद्देश्य होती है। तो जो कर्ता है, कर्ता की विशेषता है कि वह बुद्धिमान बालक है, तो बुद्धिमान जो शब्द है ये होगा उद्देश्य विशेषण। क्यों होगा? क्योंकि जो बालक है उद्देश्य उसकी विशेषता बता रहा है कि बालक बुद्धिमान है, तो ये तो होगा उद्देश्य विशेषण। अब हम बात करेंगे विधेय विशेषण। मैंने यहां कहा कर्म और क्रिया, कर्ता तो उद्देश्य में चली जाएगी, कर्म और क्रिया दोनों विधेय में है, लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा, जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर पुस्तक कर्म है, और कर्म से पहले धार्मिक पुस्तक। पुस्तक कैसी है? धार्मिक, यानी कर्म की यहां पर क्या विशेषता बताई जा रही है? धार्मिक। तो ये होगा विधेय विशेषण। बिल्कुल एक ही वाक्य से अपन समझ जाएंगे कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है, और कर्म और क्रिया होती हैं वो विधेय होती हैं। यहां लिखा बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न की दृष्टि से देखें तो जैसे ही वाक्य यही आ गया कि बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य विशेषण छांटिए। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य विशेषण छांटना है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य शब्द यहां पर कौन सा है? उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला जो है वो बालक उद्देश्य है। बालक की क्या विशेषता बताई जा रही है? बुद्धिमान बालक। तो बालक की जो विशेषता बताई जा रही है, कर्ता या उद्देश्य की जो विशेषता वो होगी उद्देश्य विशेषण। और दूसरा है धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया है, तो यहां पर पुस्तक की जो विशेषता वो है धार्मिक, यानी ये हो गए विधेय विशेषण। तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य होता है और कर्म और क्रिया विधेय होती हैं। इनको अलग अलग कैसे पढ़ेंगे कि कर्ता की अगर कर्ता या उद्देश्य एक ही है, वाक्य में अगर हम कहेंगे वाक्य की कर्ता या वाक्य का उद्देश्य, उद्देश्य का अगर विशेषता है तो वह उद्देश्य विशेषण,
और कर्म की विशेषता है तो वो होगा विधेय विशेषण। ध्यान रहे, विधेय में कर्म और क्रिया दोनों आएगी, लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्रिया विशेषण में होगी, ना कि विधेय विशेषण में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक इसमें मैं आपको, ये तो पूरा वाक्य था, जैसे मैंने वही वाक्य वापस मैं ले रहा हूं कि राम होशियार है, राम होशियार है। इस वाक्य में होशियार शब्द क्या है, उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण? यहां कंफ्यूजन होता है। मैं आपको मात्र 2 उदाहरण दूंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। सीधा सा है, अगर कर्ता से पहले विशेषण है तो उद्देश्य विशेषण होगा। ध्यान में यही रखना है, कर्ता से अगर पहले विशेषण शब्द आए तो उद्देश्य विशेषण होगा, और कर्ता के बाद में अगर विशेषण आए तो होगा विधेय विशेषण। तो यहां पर हमें लग तो ये रहा है कि राम होशियार है, यानी कर्ता की विशेषता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर कर्ता से पहले, उद्देश्य से पहले कोई विशेषण आए तो हम उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और अगर उसके बाद में कोई विशेषण आए तो हम उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इस जो वाक्य में विधेय विशेषण है, न कि उद्देश्य विशेषण। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कर्ता से पहले, उद्देश्य से पहले अगर कोई विशेषता आए, विशेषण आए तो हम उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे। अगर कर्ता के बाद कोई आए विशेषण तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं कि सुंदर छात्र या सुंदर बालक, सुंदर बालक, और यहां लिखा हूं बालक सुंदर। सुंदर बालक है, बालक सुंदर है, दोनों वाक्य हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले तो हमको उद्देश्य पहचाना है कि इन दोनों वाक्य में उद्देश्य क्या है, यानी कर्ता कौन सी है। दोनों वाक्य में बालक कर्ता है, यहां भी है और यहां भी, दोनों उद्देश्य है। अब ध्यान ये रखना है, उद्देश्य से अगर पहले, यानी कर्ता से ठीक पहले अगर विशेषण है तो वो होगा उद्देश्य विशेषण, और कर्ता के तुरंत बाद अगर विशेषण है तो होगा विधेय विशेषण। जैसे यहां पर बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है, बालक से पहले क्या आया, बालक की विशेषता, तो ये होगा उद्देश्य विशेषण, ये होगा उद्देश्य विशेषण। और बालक सुंदर है, बालक सुंदर है, यानी बालक की जो विशेषता है, जो बालक शब्द है ये कर्ता है, उद्देश्य है, उसके बाद इसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी यहां पर विधेय विशेषण होगा। यहां पर कंफ्यूजन जरूर होता है कि जैसे मैंने यही कहा कि वह सुंदर बालक है, वह सुंदर बालक है, उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य विशेषण या विधेय, उपयुक्त वाक्य में विशेषण का प्रकार है उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये जो मैंने लिखा सुंदर, वह सुंदर बालक है, तो अपन को लग तो ऐसा रहा है कि बालक से पहले विशेषण है, तो सीधी सी बात है, अगर कर्ता है उद्देश्य से पहले विशेषण हो तो वो उद्देश्य विशेषण होगा, और कर्ता के बाद विशेषण हो तो वो होगा विधेय विशेषण। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे यह बालक सुंदर है, या कह सकते हैं वह बालक सुंदर है, उपयुक्त वाक्य में विशेषण का कौन सा प्रकार है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, कैसे भी सवाल आ सकता है। तो वह बालक सुंदर है, यहां बालक कर्ता है, उद्देश्य है, इससे पहले कुछ भी नहीं आ रहा है, विशेषण का कोई शब्द नहीं आ रहा है, इसका मतलब उद्देश्य विशेषण तो यहां है नहीं। बालक के बाद यानी कर्ता या उद्देश्य के बाद एक शब्द आ रहा है सुंदर, यानी विशेषण आ रहा है कर्ता के बाद, उद्देश्य के बाद, इसका मतलब यहां विधेय विशेषण होगा, न कि उद्देश्य विशेषण। दिखने में हमको लग रहा है कि बालक की विशेषता बता रहा है, या कर्म और क्रिया की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। कर्म वहां तो हमने पढ़ा था कि बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, पुस्तकों से आगे धार्मिक आए, तब हमने विधेय विशेषण किया। लेकिन ये जो शब्द है, वाक्य है, बालक सुंदर है, एक ही चीज ध्यान रखनी, अगर उद्देश्य या कर्ता से पहले विशेषण हो तो हमको उद्देश्य विशेषण ही करना है। अगर उद्देश्य या कर्ता के बाद में विशेषण आए तो हमें विधेय विशेषण करना है, चाहे वाक्य कैसा भी आओ। ये थी उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। नमस्ते, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।